Hello friends, a very good morning and welcome to Hollywood. My name is Monica and I am your JM mentor. दोस्तों अगर ऑडियो और वीडियो दोनों बिजी वाले तो फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए ताकि हम अपना सेशन आगे से अच्छे से स्टार्ट कर सकें, ठीक है? ओके दोस्तों, अभी आपको पता है कि अभी हम जैब का जो अपकमिंग एग्जाम है नवंबर में हम उसे टारगेट कर रहे हैं, ठीक है? उसी हिसाब से हम अपने सारे पेपर को भी उसी हिसाब से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी हम मॉर्निंग सेशन में क्या करते हैं, जैब का जो पेपर 3 है LRAB, हम उसे क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है? हम अभी उस पर फोकस कर रहे हैं। तो बाकी पहले जो हमारी दो क्लासेस चल चुकी हैं उसमें हमने क्या देखा कि उसमें हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे बात कर रहे थे, ठीक है? तो पहले यूनिट में हमने कॉन्ट्रैक्ट के जनरल प्रिंसिपल से बात की थी कि भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कितने तरीके का होता है, या कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल कंडीशंस क्या क्या हैं, ठीक है? दूसरे यूनिट में हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या है, ठीक है? तो इसी तरह और भी आगे कई सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, उसके बारे में एक एक करके देख लेते हैं ताकि हमारे जो भी कॉन्सेप्ट हैं ये क्लियर होते जाएं, ठीक है? दोस्तों ये सब टर्म्स देखने में बहुत टफ लगता है, समझ भी नहीं आता है क्योंकि इसमें जो वर्डिंग है का ये काफी टफ होती है और हमसे फैमिलियर नहीं होती है, तो इसीलिए हमें लगता है कि ये टफ है। लेकिन एक बार अगर हम इन टर्म्स को समझ लेंगे ना तो हमें उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम जब इसको समझाते हैं ना तो हम एक ऐसे एग्जाम्पल्स लेते हैं जिन एग्जाम्पल जो हमारे सराउंडिंग है, ठीक है? तो ऐसे एग्जाम्पल से क्या होता है कि हमें फिर वो रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम आसानी से उसे समझ लेते हैं, ठीक है? तो आइए देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज क्या है। दोस्तों सबसे पहले ये जो प्लेज वर्ड है ये हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 172 के अंदर रखा गया है। दोस्तों सेक्शन हम इसलिए मेंशन कर देते हैं क्योंकि एग्जाम में ये एक आध बार आ भी चुका है, ठीक है? कि भाई जैसे प्लेज हो गया, बेलमेंट हो गया, गारंटी हो गई, तो इसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किस सेक्शन के अंदर रखा गया है, ठीक है? तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम ये भी क्लियर करते चलते हैं। तो प्लेज को सेक्शन 172 में रखा गया है। प्लेज है क्या, देखिए समझते हैं। द बेलमेंट ऑफ गुड्स, इट इज अ बेलमेंट ऑफ गुड एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। दोस्तों बेलमेंट क्या है, हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। बेलमेंट क्या था कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दो लोगों के बीच में होगा, ठीक है? तो बेलमेंट पे हम क्या देख रहे थे कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दो लोगों के बीच में, एक पर्सन क्या कर रहा है, दूसरे पर्सन को अपनी कोई चीज दे रहा है कुछ टाइम के लिए यूज करने के लिए, ठीक है? और उससे ये भी बोल रहा है कि कुछ टाइम के बाद मैं वो वापस से ले लूंगा, ठीक है? तो बेलमेंट में क्या हुआ था कि यहाँ पे वो चीज एक टाइम के लिए हम ले ले रहे थे किसी दूसरे से और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उसे वापस कर दे रहे थे। एग्जाम्पल हमने जैसे आपको लिया था कि एक टेलर है, सपोज हमारे पास अगर कुछ कपड़े होते हैं, ठीक है? हम कपड़े क्या करते हैं, ले जाके टेलर को देते हैं। टेलर क्या करता है, हमें उस कपड़े को कोट में या सूट में बदल के दे देता है, ठीक है? तो ये भी एक तरीके का बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है? यहाँ पे हमने टेलर से बोला कि भाई ये कपड़े ले लो और हमें बना के दे दो, बदले में हम तुम्हें क्या करेंगे, इसकी फीस दे देंगे, ठीक है? हम दोनों के बीच में डील हो गया और जिस दिन के लिए डील हुआ था उस दिन पे जब हम बिल दिखाएंगे टेलर को तो टेलर हमारे क्या करेगा, कपड़े हमें वापस कर देगा, ठीक है? तो ये हो गया था बेलमेंट। अब प्लेज क्या है, प्लेज में हम क्या करते हैं कि जिस गुड का बेलमेंट हुआ था ना उसको हम एज ए सिक्योरिटी रखते हैं फॉर पेमेंट ऑफ डेट, ठीक है? यानी जैसे अगर हम बैंक में आज हम लोन लेने जा रहे हैं, ठीक है? तो बैंक हमसे बोलेगा कि हम लोन देंगे लेकिन उसके बदले में आप कुछ सिक्योरिटी रखो, ठीक है? और उस सिक्योरिटी को जब बैंक अपने पास रख ले, ठीक है, तो वो टर्म कहलाता है प्लेज, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि बैंक वो सिक्योरिटी अपने पास तभी तक रखता है जब तक कि वो लोन हमारे पास है। जैसे ही हम लोन दे देते हैं बैंक क्या करता है, वो हमारा जो सिक्योरिटी रहती है हमें वापस कर देता है, ठीक है? तो अब यहाँ पे प्लेज में दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक होती है क्या, पाउनर, और एक होता है पाउंडी, ठीक है? पाउनर कौन होगा,
पाउनर वो पर्सन होगा जो कि हमें क्या करेगा, जिसके पास हमारी प्रॉपर्टी रहेगी, और पाउनी कौन होगा, जिसकी प्रॉपर्टी रखी जाती है। ठीक है, इट इज कवर्ड अंडर चैप्टर 9 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 9 में ये रखा गया है। ठीक है, हमने ऊपर बताया था कि ये सेक्शन 172 के अंदर आता है। ठीक है, तो ये है सेक्शन, और एक चैप्टर के अंदर कई सारे सेक्शन होते हैं। जैसे यहाँ चैप्टर 9 है, चैप्टर 9 के अंदर सेक्शन 172 से सेक्शन 181 तक आया है। ठीक है, यानी इन तीनों सेक्शन में केवल हम प्लेस के बारे में बात करते हैं। इसेंशियल फीचर्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस। अब यहाँ पे प्लेस के कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए क्या इसेंशियल फीचर होनी चाहिए ये बता रहे हैं। पहला, अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। दोस्तों अभी लास्ट सेशन में हमने आपको बताया था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वही होगा जो उन दो लोगों के बीच में होगा जो पहले तो माइनर नहीं हो, दूसरा वो अपने फ्री कंसेंट से उस कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो, तीसरा वो साउंड माइंड के हों, और चौथा उनके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा हो। ठीक है, उसके साथ एक कंडीशन ये भी है कि जिस पर्पज से वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो पर्पज सही होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि भाई बैंक है, बैंक सामने वाले को लोन दे रहा है। ठीक है, सामने वाला चूंकि उसको लोन चाहिए, उसे भी जरूरत है, इस वजह से सामने वाला क्या कर रहा है, बैंक को कुछ सिक्योरिटी दे रहा है रखने के लिए, वो भी कुछ टाइम के लिए। तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट तो सही पर्पज से किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बैंक का भी बेनिफिट है और यहाँ पे सामने वाले इन्वेस्टर का भी बेनिफिट है। ठीक है, तो यह एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दूसरा, पोजीशन ऑफ गुड बी डिलीवर्ड। गुड का पोजीशन, जो भी सामान हम रख रहे हैं जैसे सिक्योरिटी, उसका कोई वो क्या हम करेंगे, उसको डिलीवर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बैंक से लोन देंगे तो हमें बैंकर को वो क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। ऑनरशिप कांट बी ट्रांसफर। बैंक के पास वो सिक्योरिटी रखी तो पड़ी है। सपोज हमने अपने घर का कागज दे दिया बैंक को, बैंक से लोन ले लिया। ठीक है, तो अब बैंक क्या करेगा, उस कागज को अपने पास तो रखेगा लेकिन उस घर का मालिक तो हो नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम ओनर से ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, हम बस ये कह रहे हैं कि भाई जब तक के लिए लोन हम ले रहे हैं तब तक के लिए ये कागज आप अपने पास रख लो। गुड्स मस्ट बी प्लेस्ड एट सिक्योरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी गुड्स, जैसे अगर हमारे पास ज्वेलरी है, ज्वेलरी तो एक गुड्स ही है, हम क्या करें, अगर हमें लोन लेना है तो हम ज्वेलरी भी रख सकते हैं, यानी कि गुड्स का भी प्लेस होता है। रिटर्न ऑफ गुड्स ऑन रिपेमेंट, यानी कि जब हम लोन वापस कर देंगे तो बैंक हमें क्या करेगी, हमारे गुड्स हमें वापस कर देगी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस के ये इसेंशियल फीचर्स थे। नेक्स्ट, ड्यूटीज ऑफ पाउनर एंड द पाउनी। ठीक है, पाउनर की ड्यूटीज क्या होगा, सबसे पहले पाउनर क्या करेगा, टू कंपनसेट एक्सपेंसेस। ठीक है, यानी पाउनर का जितना भी खर्चा होगा पहले उसको वो कंपनसेट करेगा। दूसरा, टू रिपे द इंटायर अमाउंट ड्यू अलोंग विथ इंटरेस्ट, यानी कि वो क्या करेगा, जो पाउनर होगा वो पूरा का पूरा पैसा वापस करेगा इंटरेस्ट के साथ। हमने आपको बताया था पाउनर क्या हुआ, पाउनर जो इंटरेस्ट ले रहा है, सॉरी पाउनर वो है जो इन्वेस्टर है। ठीक है, अब यहाँ सॉरी पाउनर वो है जो बोरोवर है। ठीक है, अगर यहाँ पब्लिक एक बैंक से पैसे ले रही है तो पब्लिक पाउनर हो गई और बैंक जो हो गया वो पाउनी हो गया। ठीक है, तो पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक चूंकि पाउनर है तो पब्लिक ये करेगी कि भाई आज के डेट में तो बैंक से पैसा ले ली, लेकिन उसकी ड्यूटी यही कहती है कि जब मैच्योरिटी डेट होगी तो तुम ये पैसा जो बारो आज कर रहे हो वो भी दे देना, वो भी इंटरेस्ट के साथ दे देना। ठीक है, पाउनी यानी बैंक का रोल क्या होगा, टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड, यानी बैंक के पास हमने जो सिक्योरिटी रखी है, हमने जो घर के पेपर रखे हैं, बैंक को उसका टेक केयर करना पड़ेगा, बैंक को उसे संभाल के रखना पड़ेगा। दूसरा, टू यूज द गुड्स ओनली फॉर ऑथोराइज्ड पर्पस, उस गुड का यूज केवल ऑथोराइज पर्पस लिए करना है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम बैंक में अपना सपोज हमने अपनी कोई ज्वेलरी रख दी तो ऐसा नहीं है कि बैंक क्या करेगा, उस ज्वेलरी को बेच दे या किसी पर्सन को दे दे। ठीक है, ये सोचे कि हमें तो पता चलेगा नहीं, तो इसका मतलब ये है कि जो पाउनी यानी जो बैंक है ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसकी ड्यूटी है कि अगर हमने गुड उसको दिया हुआ है तो उसको केवल ऑथोराइज पर्पज के लिए यूज करे, उसका कोई अनऑथोराइज यूज ना करे। ठीक है, तो ये हो गया प्लेज का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे एजेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ ये क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं ये क्या है। सबसे पहले एजेंसी समझते हैं क्या है।
एजेंसी कैन बी डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन। दो लोग हैं, देखिए हम चूंकि कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो से कम दो या उससे ज्यादा ही लोग होंगे, ठीक है। दो लोगों के बीच का रिलेशनशिप बता रहा है। वेयर इन अ पर्सन हैज द अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, यानी कि दो में से एक पर्सन जो है वो कर क्या रहा है, वो दूसरे पर्सन के बिहाफ पे काम कर रहा है। when bind him into a legal relationship with the third party। देखिए यहाँ पे तीन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, हम देख रहे हैं एक पर्सन है, ठीक है। सपोज एक कंपनी है, ठीक है। कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उसका बिजनेस कुछ टाइम बाद बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। तो अब कंपनी क्या कर रही, कंपनी में कुछ ही लोग होंगे, ठीक है। तो अब सपोज जो कंपनी का ओनर है वो हर काम अकेले तो कर नहीं सकता है, तो उसके लिए वो क्या करता है, एक पर्सन को हायर करता है। और उस पर्सन को हायर इसलिए करता है कि ठीक है भाई, मैं तुम्हें हायर कर रहा हूँ, अब तुम मेरे बिहाफ पे लोगों से डील करोगे, ठीक है। यानी होगे तो तुम, लेकिन नाम मेरा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एजेंसी में यही होता है कि एक कंपनी है, कंपनी ने क्या किया, अब कंपनी चूंकि हर जगह तो दौड़ भाग कर नहीं सकती, तो कंपनी उसलिए क्या करेगी, एक सेकंड पर्सन को हायर करेगी और उस पर्सन को यही जिम्मेदारी देगी कि तुम मेरे बिहाफ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो और तुम थर्ड पर्सन के साथ डील करो। जैसे एग्जाम्पल में हम चूंकि हम बैंक में पढ़ रहे हैं, बैंक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बैंक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे आरबीआई के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है। आरबीआई को सेंट्रल बैंक बोलते हैं या बैंकों का बैंक बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे आरबीआई बैंकों के पापा जी हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे चूंकि पापा जी तो हर काम कर नहीं सकते हैं, तो आरबीआई क्या करेगा, सारे बैंकों को बोलेगा कि हम तुम्हें ये गाइडलाइन दे रहे हैं, ठीक है, और तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बैंकों का वैसे यही काम होता है कि आरबीआई जो भी गाइडलाइन देता है उसी के अंदर रहते हुए सारे बैंकों को काम करना पड़ता है। तो अब हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि जो सारे बैंक हैं वो आरबीआई के लिए एजेंट का काम करते हैं, ठीक है। सारे बैंक जो हैं वो आरबीआई के लिए एजेंट का काम करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी कौन होगी, थर्ड पार्टी यहाँ पे सारे पब्लिक हो गए, हम आप बाकी सब लोग, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ एक रिलेशनशिप बन गई तीन लोगों के बीच में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वन पर्सन कांट परफॉर्म। हमने आपको अभी बताया कि भाई एक पर्सन अगर कंपनी खोलेगा तो वो अकेले सारा काम नहीं कर पाएगा। जैसे अगर आरबीआई ही है, हमें बताया आरबीआई सुप्रीम बॉडी है और मॉनेटरी से रिलेटेड जितना भी काम करना है सारे अधिकार उसी के पास है, लेकिन आरबीआई सारे काम तो अकेले कर नहीं सकता है, तो उसके लिए आरबीआई क्या करेगा, एजेंट रखेगा, यानी बैंक रखेगा, ठीक है। और बैंक क्या करेंगे, आरबीआई के बिहाफ पे सारे फंक्शन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। हर कॉन्ट्रैक्ट में हम देख रहे हैं दो या तीन पार्टीज हैं। अब यहाँ पे पहले हम दो पार्टीज के बारे में बात करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में दो पार्टीज होंगी, पहला होगा प्रिंसिपल, दूसरा होगा एजेंट। प्रिंसिपल कौन होगा, जैसे आरबीआई का अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं तो आरबीआई प्रिंसिपल है, यानी जो गाइड करेगा, जो बॉस होगा। और एजेंट जो है वो कौन होगा, वो सपोज कर लो वो एम्प्लॉई है, ठीक है। वो क्या करेगा, प्रिंसिपल की सारी बात मानेगा, ठीक है। अब देखिए इस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए तीनों पार्टीज के बारे में हमने मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक प्रिंसिपल है, एक एजेंट है और एक थर्ड पार्टी है। प्रिंसिपल समझ लो आरबीआई है, एजेंट बैंक है। अब आरबीआई और बैंक के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसको हम बोलेंगे एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो अब यहाँ पे अब एजेंट का काम क्या है कि प्रिंसिपल यानी आरबीआई उसे जो भी कहेगा वो सब उसको फॉलो करना पड़ेगा, और जो जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बैंक को मिलेगा वो वही सब वो क्या करेगा, उस थर्ड पार्टी को बताएगा। यानी अगर हम बैंक में जाएंगे तो हम कुछ भी बोलेंगे, बैंक से कोई भी डिमांड करेंगे कि भाई हमें ये सर्विस दे दो वो सर्विस दे दो, तो बैंक अपने बिहाफ पे नहीं देगी, आरबीआई ने जितना कहा है वो हमें उतनी ही सर्विस देगी, ठीक है। तो यह होती है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। अब यहाँ एजेंसी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं आइए समझते हैं। देखिए चार मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला होता है लीगली बाइंडिंग, यानी जो प्रिंसिपल और एजेंट होगा उन दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो लीगल होगा, मतलब वो लॉ के द्वारा बना होगा। दूसरा कंसिडरेशन नॉट रिक्वायर्ड। दोस्तों कंसिडरेशन के बारे में हमने बताया था लास्ट सेशन में। कंसिडरेशन क्या होता है कि जब दो लोग आपस में मिलेंगे, उनके बीच में जब कोई भी डील होगी तो दोनों एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करेंगे, यानी हम आपको कुछ देंगे बदले में आपसे भी कुछ लेंगे,
ठीक है। तो कंसिडरेशन की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी अगर आरबीआई बैंक से बोलेगा तुम हमारे लिए काम करो, तो बैंक आरबीआई से नहीं बोल सकता कि तुम भी मेरे लिए काम करो, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड क्या है, प्रिंसिपल मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो प्रिंसिपल है, जो आरबीआई है, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक है। कॉम्पिटेंट का मतलब हमने बताया था क्या, कि उसकी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, वो कैपेबल होना चाहिए इस डील को करने के लिए, ठीक है। फोर्थ वन इज कैपेसिटी ऑफ एजेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इज इमटेरियल। इमटेरियल का मतलब होता है कि यहाँ पे जो एजेंट हम जिसको भी बना रहे हैं, उसकी कैपेसिटी क्या है, हमें ये कोई मायने नहीं रखती, हमें बस उससे जो काम करवाना है हम उससे करवा लेंगे, बाकी वो चाहे जैसा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो माइनर है, हमें नहीं फर्क पड़ता कि वो पागल है कि नहीं है, हमें नहीं फर्क पड़ता कि उसके ऊपर कोई केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हमें बस इतना मतलब है कि हम उसको जितना काम कह रहे हैं वो हमें करके देता रहे, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी का क्रिएशन कैसे होगा, देखिए, जब एक प्रिंसिपल एक एजेंट से को गाइड करता है तो दो तरीके से कर सकता है, ठीक है। यानी दोनों के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है तो दो तरीके से होता है। एक होता है एक्सप्रेस एजेंसी। एक्सप्रेस एजेंसी का मतलब क्या है, कि जैसे अगर हम अपने एजेंट को कुछ भी हमें कहना है, तो या तो हम बोल के कहेंगे, बोलेंगे उससे ओरली, या तो लिख के देंगे, ठीक है। तो एक्सप्रेस एजेंसी का मतलब ये है कि जब प्रिंसिपल एजेंट को कुछ बोलेगा, या फिर लिख के, या फिर ओरली, ठीक है, तो अब ये एक्सप्रेस एजेंसी हो गई, ठीक है। दूसरा होता है इम्प्लॉयड एजेंसी। इम्प्लॉयड एजेंसी का मतलब क्या है, कि प्रिंसिपल जो है वो एजेंट को कुछ कहेगा नहीं, अब यहाँ एजेंट को खुद से ही ये समझना है कि प्रिंसिपल क्या चाहता है और उसे वैसे ही करना है, ठीक है। अब जैसे आरबीआई की बात हो गई, तो आरबीआई अब गाइडलाइन तो देता है बैंकों को, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि बैंकों को अपने बिहाफ पे कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बैंकों को इतना अधिकार है कि वो ऐसे सिचुएशन में अपने हिसाब से स्टेप्स ले सकें, तो अब इसको बोलेंगे इम्प्लाइड, यानी आरबीआई ने तो नहीं कहा, लेकिन बैंक ने उस सिचुएशन को समझते हुए अपने हिसाब से कोई डिसीजन ले लिया, ठीक है। तो इम्प्लाइड एजेंसी क्या होगा, कि यहाँ पे कुछ भी डायरेक्टली नहीं बोला गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये चार टर्म्स हम पढ़ते हैं जो कि इम्प्लॉयड के अंदर आता है, इम्प्लॉयड एजेंसी के अंदर। पहला होता है एजेंसी बाय ईस्टॉपेल। देखिए, ये टर्म्स कई बार एग्जाम में आया हुआ है। एजेंसी बाय ईस्टॉपेल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हम एक शोरूम गए, ये मान लीजिए हमें मोबाइल खरीदना है, ठीक है। तो शोरूम का जो ओनर है वो वहीं बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे वो प्रिंसिपल हो गया। अब उसने कई सारे बंदे अपने लगा रखे हैं कि कोई भी पर्सन अगर जाएगा, कोई भी क्लाइंट जाएगा तो तुम्हें उससे डील करना है, ठीक है। तो हम जब शोरूम में गए, हमने देखा सामने ओनर बैठा हुआ है, हमने उससे पूछा भाई मोबाइल आपके पास कौन कौन सी है, दिखाइए हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे ओनर क्या करेगा, वो एजेंट की तरफ देखेगा, ठीक है। एजेंट की तरफ देखेगा। अब एजेंट यहाँ समझ जाएगा कि उसको क्या करना है, एजेंट तुरंत हमारे पास आएगा, वो हमसे पूछेगा हाँ सर बताइए आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया एजेंसी बाय ईस्टॉपेल, यानी कि एजेंट ने इन सॉरी प्रिंसिपल ने इनडायरेक्टली एजेंट से बोल दिया कि भाई आप थर्ड पार्टी के साथ डील करो, ठीक है। तो अब तो अब जो एजेंट होगा, यानी उस शोरूम में जो भी बंदा होगा, वो ओनर की तरफ से हमसे बात करेगा, ठीक है। इसको बोलेंगे एजेंसी बाय स्टॉपिंग, ठीक है। दूसरा टर्म है एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, जिसको हम वाइफ एजेंट एजेंट भी समझ सकते हैं। एक्चुअली इसको वाइफ एजेंट एजेंट इसलिए बोलते हैं, जैसे सपोज कर लो कोई एक मैरिड कपल है, ठीक है, जो लीगली मैरिड कपल है। तो अब यहाँ पे उसके हस्बैंड ने जो भी प्रॉपर्टीज बनाई है या उसके पास जो भी पैसे हैं, जब वाइफ को उस पैसों को यूज करना होता है, तो वो अपने हस्बैंड से परमिशन तो लेती नहीं है, क्या करेगी, उसके पैसे निकाल लेगी, जाके शॉपिंग कराएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वाइफ एज एन एजेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो भी बंदा प्रिंसिपल है, यानी जो भी ओनर है, अगर आप उसकी वाइफ हो तो ये आपका लीगली राइट हो जाएगा, आपका ये हक हो जाएगा कि आप उसके प्रॉपर्टी को यूज कर सको बिना उसके परमिशन के, ठीक है। तो एजेंसी बाय होल्डिंग आउट का मतलब यही होता है कि हम प्रिंसिपल के बिना परमिशन के उसकी प्रॉपर्टी को यूज कर लें, ठीक है। तीसरा है एजेंसी बाय नेसेसिटी।
एजेंसी बाय नेसेसिटी का मतलब यह है कि मान लो कोई जरूरत पड़ गई, अब हमारा जो प्रिंसिपल है, जो ओनर है, वो शहर में नहीं है या बीमार है, यानी और कोई इमरजेंसी आ गई, तो उसके बिना पूछे भी हम अपने बिहाफ पे कोई डिसीजन ले सकते हैं। ये होता है एजेंसी ऑफ नेसेसिटी। एंड फोर्थ वन इज एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। ये भी एग्जाम में पूछा गया टर्म है। इसको हम लेटर एक्सेप्टेंस भी बोल सकते हैं। क्यों? एजेंसी बाय रेटिफिकेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो एजेंट ने क्या किया, एजेंट के पास कोई एक थर्ड पार्टी आई, कोई एक बंदा आया, एजेंट ने क्या किया, प्रिंसिपल से बिना बताए उसने थर्ड पार्टी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक डील कर लिया, ठीक है। अब प्रिंसिपल को जब ये पता चलेगा, तो वो चाहे तो वो एजेंट को डिसओन भी कर सकता है, उसको निकाल सकता है कंपनी से, लेकिन पहले प्रिंसिपल क्या करेगा, ये देखेगा कि इस एजेंट ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है, कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट उस प्रिंसिपल के लिए बेनिफिशियल तो नहीं है, प्रॉफिटेबल भी नहीं है। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट उस प्रिंसिपल के लिए, उस ओनर के लिए बेनिफिशियल रहा, तो अब वो क्या करेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर देगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा और एजेंट को भी नहीं निकालेगा, ठीक है। तो एजेंसी वाइड रेटिफिकेशन का मतलब यही है कि अगर एजेंट ने प्रिंसिपल को बिना बताए थर्ड पार्टी से कोई डील कर लिया, तो प्रिंसिपल क्या करेगा, पहले उस डील को रेटिफाई करेगा, पहले उसे वेरीफाई करेगा कि डील क्या है और डील उसके लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। और अगर प्रॉफिटेबल रहेगी तो वो उस डील को बाद में भी क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। इसीलिए इसको हम लेटर एक्सेप्टेंस बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एजेंसी बाई रेटिफिकेशन होता है। फिर अब पढ़ते हैं टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी मतलब किस किस केसेस में ये जो एजेंसी है, यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, ये कब कब टर्मिनेट हो सकता है। देखिए, इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 201 में लिखा मेंशन किया गया है, और कुछ यहाँ पे कंडीशंस बताए गए हैं जब एजेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। पहला, बाय रिवोकेशन ऑफ एजेंट अथॉरिटी बाय द प्रिंसिपल, जब प्रिंसिपल के द्वारा एजेंट की अथॉरिटी को समाप्त कर दिया जाए। दूसरा, बाय रिनंसिएशन ऑफ द बिजनेस ऑफ एजेंट बाई एन बिजनेस ऑफ एजेंसी बाई एन एजेंट, यानी कि अगर एजेंट चाहे तो वो क्या करे, रिनंसिएट कर दे, यानी कि वो चाहे तो वो अपने आप को खुद ही टर्मिनेट कर दे, वो अपनी जॉब छोड़ दे, ठीक है। बाय द कंप्लीशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द एजेंसी, यानी अगर वो बिजनेस ही कंप्लीट हो जाए, जितने टाइम के लिए एजेंट को रखा गया है, वो बिजनेस अपना काम हो जाए, तो अपने आप ही आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है खत्म हो जाएगा। चौथा है बाय डेथ ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट, प्रिंसिपल या एजेंट में से अगर कोई भी मर जाएगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। और व्हेन दे बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, या फिर ये भी हो सकता है कि उस प्रिंसिपल या एजेंट में से कोई एक अनसाउंड माइंड का हो गया, यानी वो पागल हो गया, उसका दिमाग काम करना बंद हो गया, ठीक है। तो उस केस में भी ये टर्मिनेट हो जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट। बाय इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल, पांचवा रीजन ये है कि मान लो जो प्रिंसिपल है, जो ओनर है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसका दिवालिया निकल गया, उसके पास इतना पैसा है ही नहीं कि वो कुछ काम कर पाए या आपको पे कर पाए, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एजेंट के राइट है कि एजेंट के पास क्या क्या राइट्स हैं। पहला, राइट टू गेट कंपनसेशन, पहला ये है कि राइट टू गेट कंपनसेशन, यानी जो एजेंट है उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए अगर वो ज्यादा काम कर रहा है तो, ठीक है। अगर एक एजेंट प्रिंसिपल के द्वारा कहे गए सारे काम को कर रहा है और उससे भी ज्यादा कर रहा है, तो वो यही एक्सपेक्ट करेगा, ये उसका राइट हो जाएगा कि उसको एक्स्ट्रा कंपनसेशन भी मिले। दूसरा, राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन का मतलब होता है कि अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को कुछ सामान दिया है बेचने को, सपोज, ठीक है, और एजेंट ने क्या किया, उसमें से आधा सामान बेच दिया और आधा रखा हुआ है, ठीक है। तो अब एजेंट ने अगर आधा सामान बेच दिया तो उसका कमीशन तो उसे मिलना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल ने नहीं दिया, तो उस केस में एजेंट का ये राइट है कि जो आधा सामान एजेंट के पास बचा हुआ है वो उसके अपने पास रख ले, ठीक है, वो उसको वापस प्रिंसिपल को नहीं देगा। इसी को बोलते हैं राइट ऑफ लीन। फिर तीसरा है राइट टू गेट रिम्बर्समेंट। राइट टू गेट रिम्बर्समेंट का मतलब, जैसे मान लो अगर ओनर ने एजेंट को बोला कि ठीक है, तुम दूसरे स्टेट में, सॉरी, तुम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, तुम दूसरे स्टेट में चले जाओ, या दूसरे तुम देश में चले जाओ, ठीक है। तो अब जब एजेंट जाएगा तो उसका अपना कुछ खर्चा होगा भाई, फ्लाइट से जाएगा या जिस भी कन्वीनियंस जाएगा वहां रहेगा, खाएगा पिएगा, तो जो भी खर्चा होगा, तो ये एजेंट का अधिकार है कि उसको इसका रिम्बर्समेंट भी मिल जाए। नेक्स्ट है राइट ऑफ रिटेनर, मतलब जो भी प्रॉपर्टी है प्रिंसिपल की, अगर प्रिंसिपल को कुछ हो जाता है या प्रिंसिपल कुछ भी अगर गलत काम करता है, तो एजेंट के पास ये राइट है कि उसकी प्रॉपर्टी को रिटेन कर ले, अपने पास रख ले। लास्ट है राइट टू बी इंडेमनीफाइड,
राइट टू बी इंडेमनिफाइड का मतलब ये होता है, इंडेमनिफाइड का मतलब होता है इंश्योरेंस देना। ठीक है, आपको इस बात का अश्योरेंस देना कि इन केस अगर कुछ हो गया, कुछ मिस हैपनिंग हुई, तो सारा कंपनसेशन कौन देगा? सॉरी, प्रिंसिपल देगा। ठीक है, तो राइट टू बी इंडेमनिफाइड का मतलब यही होता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन समझ में भी आ रहा होगा और पसंद भी आ रहा होगा। दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी अगर टॉपिक समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन से बात कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। प्लीज 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 सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।